तो हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार आखिरकार आईएसआई के मोहरे क्यों बनते जा रहे हैं। हमने बॉलीवुड से कई मेहमानों को इस शो के अंदर बुलाने की कोशिश की, कुछ आए कुछ नहीं आए। जिन लोगों के नाम सीधे सीधे विवाद में हैं, उन लोगों ने इस शो में आने से साफ साफ इनकार कर दिया। नाम कौन कौन से हैं? रेहान सिद्दीकी पाकिस्तानी हैं, लेकिन कई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है सुपरस्टार बॉलीवुड के बादशाह के साथ इनकी फोटो है। टोनी एशॉय एक कश्मीरी एक्टिविस्ट है, बुरहान वानी को महान बताता है। अनिल मसर्रत पाकिस्तानी सेना का एजेंट है, लंदन में रहता है और बड़े बड़े बॉलीवुड के इवेंट करता है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। तारिक फतेह साहब है, पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन जर्नलिस्ट और राइटर, जाने माने विश्व प्रसिद्ध। हमारे साथ राहुल शिवाले भी जुड़ेंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुंबई साउथ से, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया था। आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ है। इसके अलावा दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और RSN सिंह साहब। RSN सिंह साहब, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। इनामुल नबी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। RSN सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंडरवर्ल्ड का इन्फिल्ट्रेशन तो हमने देखा, ऑब्वियस कारण था क्योंकि वो लोग बंबई से उठ के दुबई गए थे और उन लोगों के पहले ही फिल्मों में कनेक्शन थे। लेकिन अब ये जो नया ट्रेंड दिख रहा है कि आईएसआई के सपोर्ट वाले लोग बॉलीवुड के इवेंट करा रहे हैं, लोग उनके घरों में जा रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद भी जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये कौन सा मोडस ऑपरेंडी है? नहीं, देखिए, हम इसको यूं कहें कि आज़ादी के बाद से ही जो पाकिस्तान कनेक्शन था बॉलीवुड का, वो बहुत डीप था, इनबिल्ट था। और कुछ लोग जो पाकिस्तान नहीं जा सके क्योंकि उन्हें ये शक था कि एक मुस्लिम कंट्री में कला की शायद इतनी कदर नहीं होगी, वो उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। कई लोग थे उसमें, कई जेन्युइन लोग भी थे, लेकिन कई उसमें प्रो पाकिस्तान लीनिंग्स वाले भी लोग थे जो कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की आड़ में वो सारा काम कर रहे थे। अब आपको मैं ये बता दूं, जैसे आपने उसके बाद से, उस समय आईएसआई की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन हाजी मस्तान के आते आते मतलब वो काफ़ी, वो जो गहरा लिंक बहुत गहरा हो गया था। और आप देखें कि अगर आप ये संजय दत्त की बायोपिक देखें तो उसमें सुनील दत्त अपने आप को बहुत बड़े सेक्युलर आदमी कहते थे और हिंदू मुस्लिम भाईचारा के बात करते थे। और वो शादी के पहले, आप वो बायोपिक देख ले, वो जाके उस कूड़े करकट हाजी मस्तान से उन्होंने परमिशन मांगी थी जाकर कि हमको, क्योंकि वो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला था कि आप मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकते। और उसने तो वो वहाँ से वो बात शुरू हुई। उसके बाद आप देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको जैसे बोलता हूँ, दुबई का आपने जिक्र किया, ये कहाँ कहाँ ये लोग कमर हिलाते थे और कौन कौन से लोग, आप उनका सारी तस्वीरें हैं। मैं तो अपने बच्चों को शुरू से कहता हूँ कि ये लोग देखने लायक भी नहीं है। जो आदमी एक अंडरवर्ल्ड के ट्यून पे जो डांस करे और वो करे, उसका वो क्या कलाकार है? वो कलाकार के नाम पे मतलब धब्बा है। और किसका फ़ोटो है दाऊद इब्राहिम के साथ? गुलशन कुमार का एक थ्योरी ये भी है क्योंकि वो भजन बनाते थे, बाकी और कई कारण होंगे। आप दीपक जी, आप देखिए पिछले 3 दशक में आप 1-2-2.5 दशक में एक भजन बता दीजिए जो कि बॉलीवुड में वो अभी तक कंपोज किया हुआ है। और उसके पहले का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। लोगों को ये धमकी मिलती है पाकिस्तान, आईएसआई और दाऊद द्वारा कि तुम भजन नहीं बनाओगे गानों में। उसके बाद आपने देखा ये 93 ब्लास्ट, उसमें बॉलीवुड का हाथ। और 26 से 11 में मैं दीपक जी आपको कह रहा हूँ, ये शख्स आजकल ये सुशांत वाले केस में बहुत चर्चा में है, ये और इसका परिवार बहुत सस्ते में छूट गए। सबसे बड़ा देशद्रोही है ये और इसका बेटा दोनों। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये बच गया। अभी भी इंटरोगेशन हो, ये आदमी 26 से 11 में इसके हाथ रंगे, ये इसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये पूरा का पूरा बॉलीवुड। अब आप एक बात बताइए कि हमको आज़ादी मिली थी और आज़ादी में आपको मालूम है कि एंटी मोगल सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा था, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था। तो पहली पिक्चर आप जबकि उस समय जो कुछ लोग जो मुस्लिम एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे वो हिंदू नाम इसलिए उन्होंने रखा था क्योंकि उस समय पाकिस्तान बना था तो एक भावना अलग थी। जो
एक इतनी बड़ी पिक्चर तैयार होती है भाई, ये मुगले आजम। तो ये कनेक्शन जो है पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान, ये सब, ये आप देखो ना लाहौर से कौन कौन से लोग यहाँ आए थे, और जो भी यहाँ लाहौर में आया वो जो भी हो, उसका दिल कभी लाहौर से दूर गया नहीं वो। और हमारे एक प्रधानमंत्री भी थे, उनका भी दिल बड़ा धड़कता था लाहौर में। उन्होंने, हमारे तो दो हुए हैं ना, उस पार से आए हैं। अभी ये CAA का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दो आए उधर से, और उधर प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बने, तो उनका भी लाहौर के लिए बहुत दिल धड़कता है, तो इनका भी। तो ये कनेक्शन बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये बात कि दाऊद का तीन जो एरेनाज है इंडियन नेशनल लाइफ का, एक है बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट, और तीसरा पॉलिटिक्स। उसमें बहुत बड़ी पैठ है इस आदमी की। और मैं अपने लोगों से ये गुजारिश करूंगा, बच्चों से, कि जो आप लोग अगर एक्टिंग में या बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत फूंक के कदम लें। ये आपको इंसान नहीं रहने देंगे वहाँ पर। ये सारे के सारे वहाँ पर ये इनका हैवानों से कनेक्शन है। कोई शर्ट उतारता है, कोई दाऊद इब्राहिम से कोई बॉडी बनाता है, कोई डेली बेसिस पे दाऊद इब्राहिम से बात करता है, कोई दाऊद इब्राहिम कहता है कि एक एक्टर, क्या नाम थी, अनीता अयूब, उसको रोल दो, नहीं दिया, उसका भी नाम कोई जावेद सिद्दीकी था, उसको गोली मार दिया। एक पाकिस्तान, आप एक किताब पढ़ें, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम बाइकुला टू बैंकॉक, उसमें एक एक्ट्रेस जो कि गाना भी गाती थी, उसका किस तरीके से ये जो अंडरवर्ल्ड वाले उसको रेप करते थे डेली बेसिस पे। तो ये बहुत गंदा कनेक्शन है दीपक जी, बहुत गंदा कनेक्शन। मुझे इतनी खुशी हुई कि खुशी हो रही है इस बात की, और राहत है कि ये सारी जो ये गंदगी जो है कम से कम अब ऊपर को आ रही है। तो जो लोग ऊपर को आ रही है, मैं तारिक फतेह साहब से भी समझूंगा कि इस ऑब्सेशन का, बॉलीवुड में भी हमारे कुछ लोग हैं जो ऑब्सेशन रखते हैं पाकिस्तान से। लेकिन उससे पहले अंकित के पास चलूंगा। अंकित शुक्ला साहब, ये जो खुलासे हो रहे हैं अब, पहले अंडरवर्ल्ड के साथ बॉलीवुड के रिश्ते, ठीक है, माना जा सकता था कि वो बंबई में रहते थे, लेकिन ISI से जो रिश्ते निकल रहे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? जी, ये तो एक तरह से सनसनीखेज तो है ही कि इस स्तर पे इतने एस्टेब्लिश्ड जो एक्टर्स हैं उनके साथ ऐसे लोगों का नाम जुड़ रहा है जो कि ISI, पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं, उनके साथ अगर इनका जुड़ाव है तो बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि पब्लिक का इनको, जो हमारे इंडिया में पब्लिक है, वो बहुत ज्यादा प्यार इनको देती है, और उसी प्यार की बदौलत ये बने भी हैं। लेकिन उस दौरान इस तरीके की चीजें सामने आना, इनके लिंक्स अगर इस्टेब्लिश होते हैं, तो ये बहुत ही चिंता की बात है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, सीधे चलता हूँ आरजू के पास। आरजू, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत कलाकार आए और कटोरा लेकर भी बड़े कलाकार खड़े रहे, और हमारे यहाँ भी बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, उनको रोल भी देते रहे। मुझे आप ये बताइए, आप तो अपनी कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाए, हर जगह भारत से पाकिस्तान का ऑब्सेशन कितना आरजू, क्योंकि अब ये कनेक्शन भी एक्सपोज होके पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने वाला है, बड़ी मुश्किल में पड़ेगी ISI इसके लिए भी। दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये कि ISI का इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अगर आप पाकिस्तानी एक्टर नहीं बुलाएंगे तो क्या चाइनीज एक्टर बुलाएंगे? और सबसे बड़ी बात, कटोरा लेके खड़े रहते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ हमारे बॉलीवुड में कुछ पाकिस्तान परस्त लोग हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जब आपको बात करनी हो इंडिया पाकिस्तान की, तो आप इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे, एजुकेशन पे, कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे, उस पर डिबेट करें, ताकि दोनों गवर्नमेंट के। अरे तो आपने 100 किलो 5 किलो के वो परमाणु बम क्यों बना रखे हैं? उस पैसे का गरीबी के लिए इस्तेमाल कर लेते, उस पैसे का गरीबी के लिए इस्तेमाल कर लेते। चाइना से ले लेके तो रोटी खा रहे हैं, चाइनीज के लिए कॉलोनी बना रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जहर डाल के जाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि सारी जिंदगी लोग लड़ते। अरे आप तो पाकिस्तान कोई मुल्क बचा ही नहीं है। आरजू काज़मी में दावे के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान नाम का मुल्क बचा ही नहीं है, वो सिर्फ चाइना की कॉलोनी हो गया है। तारिक फतेह साहब, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। हमारे बॉलीवुड में कुछ लोगों का पाकिस्तान से ऑब्सेशन है, उसके हिस्टोरिकल रीजन RSN सिंह साहब ने बताए हैं। अभी भी ये ऑब्सेशन कुछ लोगों का क्यों? बात करते हैं आप लोग, आपके
देखिए, मैं एक एक्टर जो बॉम्बे से पाकिस्तान गए थे 47 में, सादत हसन मंटो, उनका क्या हशर हुआ वहाँ पे और कितनी जिल्लत उठाई उन्होंने, क्योंकि वो समझ नहीं पाए, बहुत ज़हीन आदमी थे, कि ये मुल्क बना ही हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। ये मैं बार बार ये कहता हूं तो लोग समझते हैं कि और कुछ कहने को नहीं है। मैं वाकई अभी तक हिंदुस्तान में लोग ये नहीं समझे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर भी जब इंटरनल जहन में 2-3 साल के बच्चे को ये आपने डाल दिया कि ये दुश्मन है तुम्हारा हिंदू, वो कितना लिबरलाइज होगा बाद में जाके, जब कि वो समझे कि डी कंपनी जो है वो मेरे मुल्क के अगेंस्ट है। जब उसके जहन में दाऊद इब्राहिम, मेरे जहन में किसी ने नहीं डाला, मैं बैठी हूँ ना एग्जांपल यहाँ पे, आपसे मेरी 10 बार मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, जहर उगला है, तब मैंने जहर उगला है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं यार, आप क्यों गलत बात कर रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं नफरत नहीं करते भारत से, उसकी पॉलिसी। अरे आरजू आपके लिए नहीं कह रहे हैं, तारिक फतेह साहब पहले ही कह रहे हैं, मुझे बहुत बार कह चुके कि इनको इलाहाबाद में बसा लो, वहीं से गई हैं आप, और थोड़े दिन बाद आप ही जाएंगे। तारिक साहब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, काफी लोग ये नहीं समझ सके शुरू में 5-10 साल में कि पाकिस्तान के साथ हशर हो क्या रहा है। आप सोचिए कि जो जबान 5% पाकिस्तानी बोलते थे वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कर दी, जो एक्चुअली इंडिया की लैंग्वेज थी, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। आज तक पाकिस्तानी अपनी मादरी जबान में, पंजाबी में बात करते हुए बहुत शर्मिंदा फील करते हैं, जैसे वो घटिया हैं। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस मिलती है इनको नकली अरब बनने में, नकली तुर्क बनने में। आईएसआई पे ज्यादा जहन आप वो टाइम वेस्ट ना करें। एक आईएसआई नहीं है सर, देयर आर डजन्स ऑफ देम। और अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये ठेके पे चीन के हवाले कर दिया गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दिस इज सो डेंजरस फॉर इंडिया। आप जब तक इसको साइंटिफिकली बिल्कुल जहन खोल के, और जो आपके 10,000 साल पुरानी आपके सोचने की काबिलियत है उसको इस्तेमाल करके आप समझें कि आपके साथ क्या हो रहा है, ये कैसे आपकी छाबहार के साथ हो रहा है, ग्वादर में हो रहा है, ये कैसे हिंदुस्तान को घेरे में ले जा रहा है। ये बाकी एक्टर वेक्टर तो ये तो इनका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं भी यहीं रहता हूं जहां ये सारे इंडियन एक्टर आते हैं और शो कराते हैं। वो जो माफिया कंट्रोल कर रहा है वो पाकिस्तानियों के हाथ में। ठीक है, माफिया जो कंट्रोल कर रहा है वो पाकिस्तानियों के हाथ में। सीधे चलता हूं आशुतोष कौशिक के पास। आर्टिस्ट है, सहारनपुर से बिग बॉस के विनर रह चुके हैं। आशुतोष कौशिक, ये बातें आपको आश्चर्यचकित नहीं करती कि इतने बड़े बड़े स्टार पाकिस्तानी माफिया के हाथ से कंट्रोल हो रहे हैं? आज हमने बॉलीवुड में लगभग हर इंसान से बात करने की कोशिश की, आप जैसे ही लोग बाहर आ पाए, बाकी लोग तो चुप हो गए। देखिए, सभी को पहले तो भैया आपको जय श्री राम और सभी को मेरा सलाम वालेकुम। और जैसे यहाँ बात चल रही है कि माफिया राज, तो सबसे पहले मैं इसकी बारीकी में जाना चाहूंगा। जब एक लड़का अपने घर से चलता है, उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए घर वालों को सपोर्ट नहीं मिलता। उसके बाद डॉक्टर साहब अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहिए और बाप आपका बिक कर भी आपको डॉक्टर बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप फिल्म इंडस्ट्री का नाम लोगे, लड़का फिल्मी हो गया, अरे बर्बाद हो गया। वहां से लड़का अपने बॉम्बे के लिए निकलता है और अगर वो कोई सक्सेस हासिल कर लेता है, उस बीच उसको पता ही नहीं चलता वो इस माफिया गिरोह में कैसे चला गया पहले। ठीक है, समझ सकता हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि जितने बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं आशुतोष भाई, जमाना बदल गया। माँ बाप भी अपने बच्चों को अब एक्टर एक्ट्रेस बनाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत लोगों के, गलत संगत के, गलत चीजों के प्रभाव में ना आए। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल था कि क्या बॉलीवुड के कुछ सितारों के लिए देश से बड़ा पैसा है? 97% लोग बोलते हैं हाँ, और अगर ऐसा नहीं होता तो बॉलीवुड के बादशाह टोनी एशायर, रेहान सिद्दीकी या अनिल मसर्रत जैसे लोगों की सोबत में नहीं पाए जाते।
हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन इस विषय को हम छोड़ेंगे नहीं। न्यूज नेशन ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है और इनको एक अंतिम निष्कर्ष तक ले जाता है। ये मुद्दा आज उठा है लेकिन रुकेगा नहीं।